हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के 5 सवाल सॉल्व करते हैं। 6 मई है आज। दोस्तों, प्रीमिक्स कहलाता है हमारा ये इनिशिएटिव, जहां पर हम हर शाम को एक सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए, कि एक रेगुलरिटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा बिल्कुल, लेकिन वो वीडियो के अंत में। पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों 5 सवाल। दोस्तों, जो ये 5 सवालों में सबसे पहला सवाल है, ये है कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर। न्यूज़ में भी चल रही है, तो आपने बताना है उसके रिगार्डिंग। अगर आप जो प्री देने वाले हैं अगर आने वाले टाइम में 2021 में, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो 2021 के प्री के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मेंस में भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा चुका है, तो अकॉर्डिंगली बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो ये कह रहे हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसेज जो होते हैं वो ऑथराइजेशंस होती हैं, एक तरह की अप्रूवल्स होते हैं जो एक थर्ड पार्टी को दिए जाते हैं बाय कंट्रोलर जनरल। किस लिए दिए जाते हैं? ताकि वो जो यूज़ कर सकें या फिर बेच सकें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर प्रोसेस को जो कि पेटेंट करवाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ये जो लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, हमें ये जो इसको पढ़ने की भी हमें एक आदत डालनी होगी। एंड अगर जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पेटेंट कराए जा चुके हैं विदाउट द नीड ऑफ परमिशन ऑफ पेटेंट ओनर। पेटेंट मतलब जो ऐसी कोई चीज़ जिसको आप सिर्फ उसके ओनर के जो इजाज़त के बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, तो ऐसी कोई चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अगर कंपल्सरी लाइसेंस आपको मिल गया। क्या ये बात सही है? ओके, दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है कि ये कॉन्सेप्ट तो रिकग्नाइज्ड है नेशनल लेवल पर हमारे देश में, लेकिन इसका कोई इंटरनेशनल मेंशन नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि नहीं? तो करेक्ट इनकरेक्ट आपने जो बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पर, 1, 2 या बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, एंड राइट आंसर इज कि यहाँ पर सिर्फ पहला ही सही है, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी रिकग्नाइज्ड है, इंटरनेशनल लेवल WTO का ट्रिप्स में भी रिकग्नाइज्ड है। आपने शायद सुना होगा रिसेंटली कि इवन कि अभी जैसे कि जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वो पेटेंट को रिपीट या फिर पेटेंट को रिकग्नाइज ना करें, कंपनीज पेटेंट ना अगर उसको यूज़ करें। एंड जो वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो सारी दुनिया के साथ शेयर किया जाए, ताकि दुनिया भर में सारी की सारी कंपनीज जो जितनी पॉसिबिलिटी, जितनी स्पीड से हो सकता है वैक्सीन बनाएं एंड सभी को अवेलेबल कराएं। अदरवाइज जिसके पास पेटेंट होगा सिर्फ वही यूज़ कर पाएगा, वही आगे किसी को लाइसेंस देगा तो वो फैक्ट्री में बनेगा सामान, तो इससे स्पीड स्लो हो जाएगी वैक्सीन की एंड पूरी दुनिया रुकी रहेगी। ठीक है दोस्तों, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये जैसे वैक्सीन का जो इमेजिन कर लीजिए, जो फॉर्मूला जो बनाया वैक्सीन का, अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी जैसे एस्ट्राजेनेका या फिर आप जो फाइजर ने बनाया है फॉर्मूला, तो वो जिसको बोलेंगे सिर्फ वही बना सकता है। लेकिन मान लीजिए बहुत महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई, तो सरकार इस फॉर्मूला को किसी भी और कंपनी को दे सकती है, किसी भी और मैन्युफैक्चरर को दे सकती है, एंड सरकार बोलेगी कि आप भी बनाइए, क्योंकि सिर्फ जैसे एस्ट्राजेनेका या फाइजर से ये जो फैक्ट्रीज में ये नहीं बन पा रहा पूरा, तो पूरा कोई भी और इसको बना सकता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। इसको कंपल्सरी लाइसेंस कहा जाता है, जिसके तहत आपका फॉर्मूला जो आगे जिसको जो बाकी कंपनीज को दे दिया जाता है। ठीक है, तो विदाउट पेटेंट ओनर्स कंसेंट। तो ये भारत में भी इसकी जो बात की जाती है, WTO का जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है IPR वाला, तो उसमें भी इसकी बात की जाती है। इस पर एक लेक्चर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं उसको। ठीक है, एक्सट्रीम अर्जेंसी में या फिर कोई ऐसी चीज जैसे एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिस अगर जो फॉलो की जा रही हो तो भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग होती है, अगर किसी ने फॉर्मूला निकाला, उसका फॉर्मूला को आपने कंपल्सरी लाइसेंस करके बाकी कंपनीज को भी दे दिया कि आप बनाइए, तो उससे थोड़ा सा डर रहता है कि हमारे प्रोडक्ट की, अब हमने इतने जो इस पे जो मेहनत की थी, इतना पैसा लगाया था, हमारी रिकवरी नहीं होगी। तो उसके लिए भी प्रावधान है वहाँ पर कि जो कंपनी जिसको कंपल्सरी लाइसेंस मिलेगा, जो भी उससे रेवेन्यू होगा उसको शेयर करना होता है अपनी जिस पेटेंट ओनर के साथ। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यूज, मैन्युफैक्चर, सेल करने की इजाज़त है। एंड देन वो जो कंपल्सरी लाइसेंस की एप्लीकेशन है, जो डेट ऑफ सीलिंग ऑफ अ पेटेंट है, उसके 3 साल में जो की जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में पहले भी हो जाती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हो, एक्सट्रीम इमरजेंसी उस केसेस में, एंड एसेंशियल मेडिसिन की सप्लाई नहीं आ रही। भारत के केस में ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए भी कंपल्सरी लाइसेंस देने का प्रावधान है। ठीक है, हमारे जो एक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो भारत में वो कह रहे हैं कि जो USA आए दिन जो इल्जाम लगाता है कि भारत में इसका मिसयूज होने का खतरा बहुत रहता है, तो इसलिए भारत को वो जो USTR की रिपोर्ट आती है स्पेशल 301, उसमें भी इसका जिक्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के जो पेटेंट एक्ट है 1970, उसमें इसका मेंशन है। ओके, देन दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है हमारे पास वेज एंड मीन्स एडवांसेस का। ठीक है, RBI की थोड़े दायरे में बात लेकर आते हैं। तो ये WMO कह रहे मैकेनिज्म है जहां पे RBI सेंटर को फंड देता है, मदद देता है, क्योंकि जैसे सेंटर के पास कई बार खर्चा बहुत सडनली खर्चा आ गया, तो लेकिन इतना पैसा नहीं आ रहा, इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो टेम्परेरी मिसमैच हो गया कैश फ्लो में, तो उस केस में RBI से पैसा उधार ले लेता है सेंटर, उसको WMA कहा जाता है। ओके, WMA जो लिमिट्स
लिमिट्स हैं ये पीरियोडिकली रिवाइज की जाती हैं, एंड प्रीवियस कैसे यूटिलाइज कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसके हिसाब से इसकी लिमिट्स को ऊपर नीचे किया जाता है। एंड देन जो इंटरेस्ट जो डब्ल्यूएमओ पे, जो स्पेशल डब्ल्यूएमओ पे जो किया जाता है वो कई बार रेपो रेट से भी नीचे हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह की बैकिंग रहती है। तो दोस्तों आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट, 3, 1 and 3, 2 and 3 या सभी के सभी करेक्ट हैं। ऑलराइट, तो ये सवाल ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो रिपीटेडली यूपीएससी पूछता है। आरबीआई की वेबसाइट पे इन पे डिटेल्ड जो कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, डब्ल्यूएमओ पर जाके आप देख भी सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है जो अच्छा ईजी लैंग्वेज में है, हमने लेक्चर्स में भी डाला हुआ है, तो आप आइदर वेज इसको देख सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है 2 and 3, क्योंकि आरबीआई सेंटर को नहीं दोस्तों स्टेट्स के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है ये वाला। ठीक है दोस्तों, जहां पर आरबीआई स्टेट्स की अगर थोड़ा टेम्पररी मिसमैच हो गया कैश फ्लो का, उसमें मदद करता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको जैसे पता है कि कई बार कैश का आउटफ्लो ज़्यादा इनफ्लो कम, अकॉर्डिंगली जैसे जब बिजनेसेस जब ये फेस करते हैं कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन इनकमिंग नहीं आ रहा कुछ, तो बिजनेसेस वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं। लेकिन जो स्टेट के केस में क्या करता है, आरबीआई से जो डब्ल्यूएमओ उधार लिया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएमओ की बात करें तो 3 महीने में इसको जो वापस लौटाना होता है यूजुअली रेपो रेट पे दिया जाता है। 2 तरह के हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉर्मल डब्ल्यूएमओ कहलाता है एंड स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी कहलाती है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलैटरल रखकर इसको गिरवी रखा जाता है। ओके, एंड किसी भी अमाउंट जो एनी अमाउंट जो इसमें ड्रॉ की जाती है स्टेट के जो एक्स्ट्रा जो नॉर्मल डब्ल्यूएमओ है उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट की भी यहाँ सुविधा रहती है। ठीक है, एंड स्टेट वाइज लिमिट है जो वेरी करती है बहुत ज्यादा, स्टेट्स ने कितना यूज किया, फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सपेंस जो स्टेट का खर्चा कितना हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से स्टेट्स की यहाँ पर जो डब्ल्यूएमओ की लिमिट जो डिसाइड की जाती है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर हम बात करें जो डब्ल्यूएमओ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रेपो रहता है एंड ओवरड्राफ्ट का रेपो +2 रहता है। लेकिन जो स्पेशल डब्ल्यूएमए है जिसकी बात की हमने वो जो लोअर देन रेपो है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बैकिंग रहती है, तो ये बात जाननी जरूरी है। ओके, तो इसीलिए बस जो स्टेट वाइज एक्सेट्रा जो यूजेज है आरबीआई की जब हम वेबसाइट पे देखते हैं पता लगता है कि बहुत ज़्यादा जो ऐसे जो कई स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत जो इसको रेगुलरली यूज़ करती हैं, एंड लेकिन कुछ स्टेट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इसको बहुत ही कम यूज़ करती हैं, यूज़ ही नहीं करती इनफैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अभी रिसेंटली आरबीआई ने स्टिमुलस 2.0 भी लॉन्च किया, जिसमें स्टेट्स को डब्ल्यूएमओ की जो डब्ल्यूएमओ देने की और जो इसके थ्रू उधार अवेलेबल करवाने की बात की गई है कि और ज़्यादा हम डब्ल्यूएमए के थ्रू आपको पैसा अवेलेबल करवाएंगे। ऑलराइट, तो डब्ल्यूएमए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हमेशा ही दिमाग में रखिए एंड अकॉर्डिंगली टाइमली इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है अबाउट एग्रीकल्चर। तो ठीक है, सबसे पहला हमने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर सवाल, देन दोस्तों हमने सवाल देखा बैंकिंग पर। अब बारी आती है एग्रीकल्चर। थोड़ा सा ना कंप्लीट रिवीजन रखें, थोड़ा फायदा रहता है। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है AIF, रिसेंटली इसको कवर भी किया था हमने क्रैश में, अगर आपने इसको देखा हो तो। दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ताकि किस लिए, जो ताकि स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी को जो और अपनाया जाए, फार्मर्स को जो फायदा होगा, क्योंकि फार्मर्स को अगर स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी तो उसको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना होगा, कभी अच्छे वक्त में जब उसको दाम अच्छा मिल रहा होगा तो वो सेल कर सकता है, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये पहली ऑप्शन कहती है। देन दूसरी वो कह रहे हैं कि स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एंड जो लोन के जैसे एंड इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% सालाना का, 3% मतलब इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगी इसके तहत। एंड देन यहाँ पर अगर आप उधार देते हैं, क्रेडिट गारंटी, अगर जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उधार देते हैं आगे जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो उनको क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। जो हमारा CG जो TMSC होता है, जो सेंट्रल जो क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्ट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का, 2 करोड़ रुपए तक के लोन्स को गारंटी भी किया जाएगा। तो बताना है आपने कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, सोच समझ कर मार्क कीजिएगा, जल्दीबाजी में मार्क करने से हमारे पास एक चीज का हमने जो बात देखी, क्या देखा कि 2.66 मार्क्स चले गए, आता हुआ सवाल चला गया 2 मार्क्स, उसके 0.66 नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो इसीलिए आप जो 3.25 नंबर पीछे आ जाते हैं, तो सोच समझकर मार्क करना जरूरी। ओके, देन दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर 2 and 3, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं दोस्तों, ये स्कीम कंप्लीटली जो सेंटर द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑलराइट, तो
ये जो फार्मर्स को सपोर्ट करेगी, ठीक है, एंड जो फार्मर्स और जो हमारी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर फार्मिंग से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को मदद करेगी, ताकि हम जो पोस्ट हार्वेस्ट, जो अगर हमने हार्वेस्ट कर लिया लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद हमारे पास जगह नहीं है कहीं इसको रखने की, तो एग्रीकल्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो उसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग का एक चीज़ बनाई, क्योंकि दोस्तों से फायदा क्या होगा कि अगेन जो वेस्टेज भी हमारी कम होगी ना, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे हमारे पास अगर जो स्टोर हाउसेज हैं, तो वेस्टेज कम होगी, चूहे कम खाएंगे, उस पर फंगस कम लगेगी, एंड देन फार्मर्स को जो इसको रखने की जगह भी कहीं मिलेगी। तो ये 10 साल की स्कीम है, 1 लाख करोड़ की बात है, बैंक्स 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे बैंक्स को, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड इनको इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट पर 3% की छूट भी मिलेगी। क्रेडिट गारंटी भी है 2 करोड़ तक के लोन्स पर CGTMSE द्वारा। ऑलराइट, तो ये बात भूलनी नहीं है, सिंपल रहती है कई बार चीज़ें प्री में, एंड सिंपल जैसे सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में ही गलती हो जाती है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बस हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ये जो हमें क्या पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे पास जो लॉसेज होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए इंफ्रा डेवलप करने की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास स्कीम है, जो क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट PM केयर्स फंड, ठीक है। तो ये PM केयर्स फंड बहुत न्यूज़ में था कि इसमें पैसा जो है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, एंड उसके बाद अभी ऑक्सीजन की जो किल्लत की बात थी कि उसको प्लांट्स लगाने की बात की गई थी, तो उसके कारण PM केयर्स फंड अगेन न्यूज़ में है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड दोस्तों पहली जो ऑप्शन है कि वो कह रही है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, दूसरा जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है PM केयर्स फंड का, प्राइम मिनिस्टर। क्या ये बात सही है क्या नहीं, ठीक है, तो बताइए कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। राइट आंसर इज यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं। एंड देन इसको देखते हैं, यहाँ पर जो PM केयर्स फंड है, जो इसको चैरिटेबल ट्रस्ट के जैसे बनाया गया, एंड जो इसको 2020 में ही लॉन्च किया गया था, जब हमारे देश में कोरोना का जो पहली वेव के कारण लॉकडाउन लगा था, कि आप दान कर सकते हैं, एंड डोनेशन जो होंगी, इवन की फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी अलाउड हैं, जिनको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, इसीलिए। एंड देन जो हमारे पास एक पैरेलल एक और फंड है, नेशनल रिलीफ फंड, PM's नेशनल रिलीफ फंड, उससे डिफरेंट है ये। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे इसके PM केयर्स फंड के। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये सभी जो ट्रस्टीज हैं, और एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमने जब इसको इस्टेब्लिश किया तभी ही उसमें हमने ये बात लिख दी थी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, उसके लिए 551 जो प्लस हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लगाने की बात हुई है अक्रॉस द कंट्री, PM केयर्स फंड से उसको पैसा दिया जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन है PM केयर्स फंड एंड जो हमारे पास जो प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड की बात होती है, उसका एक कंपैरिजन, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, जो उनको कौन हेड करते हैं, एग्जम्पशन इनकम टैक्स की CSR में शामिल होता है कि नहीं होता, एंड फॉरेन डोनेशन की बात यहाँ पर क्या कर सकते जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या नहीं, ठीक है, एक बार देख सकते हैं, क्विक एक रेडी रखने रहे हमारे पास। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। ये है हमारे पास जो क्वेश्चन है अबाउट प्रोडक्शन टैक्स। आपने बताना है प्रोडक्शन टैक्स, थोड़ा सा इसको आप मान सकते हैं पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे से जुड़ा हुआ सवाल। तो प्रोडक्शन टैक्स की अगर हम बात करें तो उससे क्या जो यहाँ पर कौन सी जो स्टेटमेंट जो करेक्ट लगती है, जो इसके एग्जाम्पल कौन से प्रोडक्शन टैक्स के जो करेक्ट हैं, स्टैम्प्स एंड गुड, अगर हम जो स्टैम्प्स एंड गुड्स रजिस्ट्रेशन की फीस देते हैं तो क्या ये दोस्तों प्रोडक्शन टैक्स कहलाती है। जो GST, क्या GST भी प्रोडक्शन टैक्स है या टैक्स ऑन प्रोफेशन। तो बताइए इसमें से कौन से एग्जांपल्स हैं जो प्रोडक्शन टैक्स के जो दायरे में आते हैं या प्रोडक्शन टैक्स कहलाते हैं। ऑलराइट, 1 2 2 3 1 3 या 2 ओनली। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यहां पर सिर्फ 1 and 3 है, 2 नहीं, क्योंकि जो GST है दैट इज नॉट प्रोडक्शन टैक्स, दैट इज प्रोडक्ट टैक्स। दोनों में फर्क क्या है, बहुत ही सरल सा फर्क है। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब है कि आपने अगर प्रोडक्शन करनी है, चाहे एक सामान बनाए चाहे 1000 सामान बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन होनी है तो आपको कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे आपको मैं सिंपल एक जो समझाता हूँ, कई ऐसी कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने एक कोचिंग सेंटर खोलना है, आपको उसके लिए एक शोरूम लेना पड़ेगा। शोरूम में चाहे एक बच्चा आके बैठे चाहे 100 बच्चे आके बैठे, तो आपको तो रेंट देना ही पड़ता है ना, एक स्टैंडर्ड फीस है ना, स्टैंडर्ड रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जितने ज्यादा बच्चे आएंगे, लेट्स से आपको जैसे उतने बच्चों को मान लो अगर आपको नोटबुक्स भी देनी है, लेट्स से अगर आपको उनको बुक्स भी बांटनी है, तो जितने बच्चे आएंगे 10 बच्चे आएंगे तो 10 बुक्स का खर्चा पड़ेगा, 100 आएंगे 100 बुक्स का खर्चा होगा। तो अकॉर्डिंगली वो वेरी करेगा, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, वो दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। एंड जो पहले मैंने बताया रेंट चाहे 1 चाहे 100 जितने मर्जी हो, दैट इज
इज जो स्टैंडर्ड बेसिक जो कॉस्ट है दैट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कि जैसे ही आपने प्रोडक्शन का ठाना, जैसे ही आपने सोचा कि मुझे करना है, तो उस पर आपको जो कीमत चुकानी पड़ती है, अगर सरकार को पे कर रहे हैं तो वो टैक्स कहलाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती हैं? जैसे ही आपने प्रोडक्शन करने का जो डिसाइड किया, इंडिपेंडेंट है ये वॉल्यूम के, वॉल्यूम जो जितना मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करते। एग्जांपल्स कौन से हैं? लैंड रेवेन्यू, स्टैंप, रजिस्ट्रेशन ड्यूटीज, फीस जो हम पे करते हैं, टैक्स ऑन प्रोफेशन। ठीक है, आप अगर टैक्स आपका प्रोफेशन, लेट्स से कि आप वकील हैं, आप एक क्लाइंट को डील करें या जितने मर्जी को, आपको एक टैक्स प्रोफेशन पर पे करना पड़ता है जो 1000-1100 रुपये फीस रहती है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, आपने जो सोचा कि मुझे जमीन चाहिए, आपको पे करना पड़ेगा उस पर, चाहे आप खेती बाड़ी करें, चाहे शोरूम बनाए, चाहे ना बनाए, आपको पे करना पड़ता है। गेटिंग इट? सिमिलरली ऐसी प्रोडक्शन सब्सिडीज भी रहती हैं, रेलवे इनपुट सब्सिडी फार्मर को मिलती है बहुत सारी ना, एंड देन विलेज स्मॉल इंडस्ट्री को मिलती हैं, जो स्टैंडर्ड है कि प्रोडक्शन पर, जो प्रोडक्शन की वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। देन ऐसे ही सिमिलरली प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं जो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे लगते हैं। जीएसटी जिसका सबसे प्यारा जो क्लियर एग्जांपल है, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स एटसेट्रा वगैरह। ऐसे ही सब्सिडीज भी होती हैं, प्रोडक्ट सब्सिडीज, जो आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से ज़्यादा उतनी आपको सब्सिडी ही मिलती रहेगी। 1 किलो कंज्यूम करेंगे, मान लो 10 रुपये मिल रही है, अगर 10 करोगे तो 100 रुपये हो जाएगी वो। गेटिंग इट? तो इसलिए प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टैंडर्ड सवाल है, बेसिक लेवल का सवाल है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज लेक्चर खत्म करें। तो उसके अंत में मैं आपको चाहता हूं सिंपल सा प्लान बनाना। हमने जैसे रिसेंटली जो मेरा लेक्चर था सोशियोलॉजी के बैच के साथ, तो वहां पर हमने एक लाइव सेशन किया था। उस लाइव सेशन में बहुत से बच्चों का जो इनिशियली शुरू कर रहे होते हैं, उनकी बहुत दिक्कत होती है कि हम कैसे अपनी दिनचर्या बनाएं, कैसे हम अपना प्लान बनाएं। तो लेट्स से अगर आपके पास अगर थोड़ा टाइम है, अगर आप 2021 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, मतलब बहुत ही रिसेंट उसमें, तब तो ये शायद इतना कारगर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का वक्त है तो आपके लिए एक सिंपल सा प्लान है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप अपने दिनचर्या कैसे बनाएं? सबसे पहला स्टेप है कि आप जो दिन में, जैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है, वो क्या है कि आप जो दिन की शुरुआत करें एक ऐसी चीज से करें जो कि थोड़ी श्योर है। ठीक है, दिन में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अखबार उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अखबार उठा के पढ़ना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि उसमें आपको चीजें ढूंढनी है, फिर सर्च करना है, उसके बारे में और जानना है, तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो सुबह सुबह ही हमारी मेजॉरिटी एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इसीलिए जब हमारे पास सुबह सुबह एनर्जी है तो हम क्या करें, हमारे जो टास्क बिल्कुल रेडी हैं, जैसे लेट्स से मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है या मुझे कोई लेक्चर लगाना है, तो अगर लेट्स से आप पीसीएम बैच का पार्ट है हमारे, जो प्री प्लस मेंस वाला बैच होता है, तो उसमें जो टॉपिक है आपके दिन का, आज उसको खत्म कीजिए, उसमें सबसे मिनिमल एनर्जी लगेगी, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज अखबार पढ़ने में इतनी जान लग जाती है कि पीसीएम का लेक्चर छूट गया है ना, तो टेंशन हो जाती है दिन के अंत में। तो पीसीएम बैच के आप लेक्चर शुरू कर सकते हैं, टॉपिक कंप्लीट कीजिए। स्टेप 2, आप उठाइए प्री क्योर। ठीक है, जो आपका जो प्री क्योर है, चाहे अगर आप, जैसे कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आज थर्सडे है, इकोनॉमी का डे है, तो वो थर्सडे के दिन जो एक प्रीवियस डे है उसको फॉलो करते हैं, ताकि वो एक दिन थोड़ा सा जो हमारे शेड्यूल से पीछे रहते हैं, ताकि लेक्चर्स एक्सेट्रा अगर टाइम अगर थोड़ा जैसे अगर उनके हिसाब से अगर नहीं मैच कर रहा, तो अकॉर्डिंगली दे कैन टेक इट टू देयर ओन जो टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आप प्री क्योर का लेक्चर देखें, आपने पीसीएम का फॉर एग्जाम्पल लेक्चर लगाया, उसके बाद आप प्री क्योर में जो आपको जो सब्जेक्ट की अपडेशन है उसकी बात हो जाती है, तो अपडेट कीजिए खुद को। देन आप आइए डीएनडी। ठीक है, यूट्यूब पर 4 बजे लेक्चर आता है, जो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, पूरा न्यूज़पेपर जीएस के पर्सपेक्टिव से, जो अखबार में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लग रही है चीज, एंड उसके पीछे जो हिडन जीएस है उस पर कैसे जाएं, ठीक है, उसकी बात हो रही है हर रोज 4 बजे। एंड देन डीएनडी लगाएं। अब आपका इसके साथ अखबार भी कंप्लीट हो जाएगा, न्यूज़पेपर कंप्लीट होगा, सेंस ऑफ कंप्लीशन बहुत हाई हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो आखिरी में आप ऑप्शनल भी अगर जो कर रहे हैं उसका लेक्चर लगा रहे हैं, तो ऑप्शनल का बैच लगाइए, क्लास लगाइए, जो आपने लेक्चर पढ़ना है वो पढ़िए, जो बुक पढ़नी है वो पढ़िए। ठीक है, गेटिंग इट? तो ऐसी चीजें करने से जीएस कवर हो रही है पहले साथ साथ में, एंड देन ऑप्शनल भी। तो अखबार से शुरुआत करना जनरली इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, जो शुरू होते ही आप उठा लेते हैं न्यूज़पेपर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं सुबह अखबार पढ़ने से मेरे को फायदा है, तो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम कटेल करना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंगली टाइम कटेल करते हो तो यू मिस आउट ऑन गुड एडिटोरियल्स, यू मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन द न्यूज़पेपर। तो इसीलिए पीसीएम से जैसे आप अखबार जो अपने जीएस का पढ़िए, टॉपिक डिसाइडेड, देन अपडेट कीजिए, देन अपने न्यूज़पेपर पर आइए, एंड अब पढ़िए ऑप्शनल क्लास। ठीक है दोस्तों, तो 7-8 घंटे अगर आप दिन के लगा रहे हैं प्रोडक्टिवली, बहुत ही सही दिनचर्या बन जाती है, एंड अकॉर्डिंगली एनर्जी भी प्रिजर्व रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी का हनन नहीं होता शुरू में ही। ठीक है दोस्तों, तो यही सिंपल से प्लान की बात थी। आपसे बात भी जो थोड़ा रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ता है बार बार हमें, एंड पर्टिकुलरली जैसे अभी टाइम थोड़ा अनसर्टेन है कोविड वगैरह के चक्कर में, थोड़ा सेफ भी रहिए, जरूरी है।
एंड अगर जैसे जितना पॉसिबल है अगर आपको जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर जाने की या न्यूज़पेपर वगैरह उस तरह से देखने की, बार बार न्यूज़ आइटम्स देखने की एंड अपडेट्स जानने की तो मत देखिए, बहुत ज़्यादा ये माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। सबकी मदद कीजिए, जितनी पॉसिबल है मदद कीजिए लोगों की। अगर आपको लगता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एटसेट्रा वगैरह कोई है एंड आप किसी को मदद पहुंचा सकते हैं, डेफिनेटली गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प पीपल, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पर सच में डिफाइन होगा कि हम सच में कितने ह्यूमंस हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, बाकी पढ़ाई पर भी पूरा अपना फोकस बनाए रखिए। अच्छे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है देश को, अच्छे ऑफिसर मिलेंगे तो ही देश और आगे जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोरसाइट चाहिए। जो आपदाएं तो आती नहीं दुनिया में, कैसे उनसे हम मिनिमल डैमेज से निकल सकते हैं, वैसे वाले हमें अच्छे ऑफिसर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप बनिए अच्छे ऑफिसर्स, मेहनत कीजिए तभी बनेंगे अच्छे ऑफिसर। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में दोस्तों बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।